Hi everyone, welcome to Career Talks. So in this video we will analyze the PIB of 4th फरवरी 2021 जो हमारे यूपीएससी सीएसई एंड स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर, स्टेट अफेयर्स एंड द इंटरनेशनल इवेंट के साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज के जो डिफरेंट सेक्टर में वर्क होते हैं, जो स्कीम्स डेली बेसिस में जो लॉन्च की जाती है उसके बारे में हम रीड करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो पीआईबी हमारा वो रिलेटेड है एरो इंडिया से। सो एरो इंडिया एक्चुअली में है क्या? एरो इंडिया इज अ बाइएनुअल इंटरनेशनल मिलिट्री एंड द सिविल एयर शो जो कि अभी चल रहा है। ये करेगा क्या, किस तरीके से हेल्पफुल है? इट प्रोवाइड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशंस, आइडियाज एंड द न्यू डेवलपमेंट एंड इट्स अ इनिशिएटिव टुवर्ड्स द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ओके, इसलिए ये एरो इंडिया जो शो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ जो एरो इंडिया जो 2021 जो अभी जो चल रहा है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज किया गया बाय द डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। सो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? बाय द डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो 2019 में जब ऑर्गेनाइज किया गया था एरो इंडिया, तो वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? बाय द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। ओके, सो यहाँ पर जो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ पर की जा रही है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट और कब स्टैब्लिश हुआ था? स्टैब्लिश इन द 1981। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? द ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टैब्लिश टू प्रमोट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। ओके, एंड जो एजेंसी है, जो डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल एग्जीबिशन सच एज DEFEXPO एंड द इंडियन पार्टिसिपेंट्स एट ओवरसीज एग्जीबिशंस। सो ये था एरो इंडिया के बारे में और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड देख हमने डिस्कस किया एरो इंडिया शो है जो अभी चल रहा है, 2 दिन से जो चल रहा है, और ये किस तरीके से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम को जो इनिशिएटिव हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, वो किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। ओके, उसका जो हमारी सेकंड जो पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है लिथियम से। सो जो सर्वे के अनुसार जो सर्वे किया गया है बाय द एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड द रिसर्च, AMD द्वारा, तो देखा गया है कि जो मंडाया डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पर 1600 टन का लिथियम रिसोर्सेज पाया गया है। ओके, 1600 टन का लिथियम जो रिसोर्सेज होता है उसे पाया गया है। सो ये लिथियम जो रिसोर्सेज है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। करंटली इंडिया का क्या रैंक है, इस पे क्या स्टेटस है? तो इंडिया भी करंटली क्या करता है? इंपोर्ट करता है लिथियम। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट लिथियम फ्रॉम दी अर्जेंटीना, बोलिविया, चाइल्ड टू मीट्स इज नीड्स। तो याद रखिए कि इंडिया भी इंपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ठीक है, वो इंडिया कहाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर करता है? वो मैन्युफैक्चर करता है फ्रॉम चाइना, जापान, साउथ कोरिया। एंड इंडिया इज अमंग्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ लिथियम। और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन द वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव ऑफ लिथियम। अगर हम इंडिया के रिस्पेक्टिव से देखें कि लिथियम का क्या रोल है, तो देखिए जो लिथियम है, जो इसरो मैन्युफैक्चर करती है लिथियम आयन बैटरीज, अगर आयन बैटरीज की बात करें जो अभी इंडिया मंगा रहा है चाइना, जापान, साउथ कोरिया से, तो इसरो भी क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर करता है लिथियम आयन बैटरीज को, बट एट अ वॉल्यूम लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो लिथियम का जो रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए एट बट वॉल्यूम्स आर लिमिटेड। ओके, तो लिथियम बैटरीज इसलिए हम लोग को इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। एंड जो लिथियम आयन बैटरीज है इट आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज इन दी स्पेस एप्लीकेशंस। तो याद रखिए, अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस आता है कि लिथियम आयन बैटरीज आर यूज्ड इन दी स्पेस एप्लीकेशंस, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी लिथियम आयन बैटरीज को एज अ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन के बेसिस पे यूज़ किया है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं लिथियम आयन बैटरीज। एंड इंडिया का क्या एम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट शेयर इन द ग्रोथ ऑफ लिथियम बैटरी डिमांड इन इंडिया टिल 2025। ओके, तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सेटअप करके, और इसका एम कब तक है? 2025 तक है। एंड लिथियम कहाँ कहाँ पे यूज और किया जाता है? ओके, तो लिथियम देखिए, लिथियम एंड इट्स कंपाउंड हैव अ सेवरल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस सच एज इंक्लूडिंग heat resistant glass, ceramics, lithium grease, lubricants, okay, flux additive for iron, steel, aluminum production, lithium batteries and lithium ion batteries, इन सब चीज़ों में लिथियम का उपयोग किया जा रहा है।
एंड उसके साथ साथ अगर हम बायोलॉजिकल टर्म से देखें, लिथियम कहाँ पे यूज किया जा रहा था, लिथियम इज प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इन अ ट्रेस अमाउंट, इट फंक्शंस आर अनसर्टेन, लिथियम सॉल्ट, जो लिथियम जो सॉल्ट्स होते हैं, हैव प्रूवन टू बी यूजफुल, ओके, हैव प्रूवन टू बी यूजफुल एज अ मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग इन और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो देखिए जो लिथियम है वो दो बायोलॉजिकल टर्म से हमने देखा, और एज अ अनदर टर्म भी देखा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में किस तरीके से इसका यूजफुल हो रहा है। देखिए जो लिथियम आयन है, ये जो इसका जो एप्लीकेशन है, इट हैव अ मोर एप्लीकेशंस सच एज इट major application is a thermonuclear, okay, the thermonuclear application makes lithium a prescribed substance। तो याद रखिएगा कि इसका एक मेजर यूज है, दैट इज यूज लिथियम कहाँ पे यूज होता है, इट आल्सो यूज इन दी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन और अ फिजन। सो इसके इस प्रॉपर्टी के कारण इसको प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में रखा गया है, ओके, इसे किस पे रखा गया है, इसे रखा गया है प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में अंडर दी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसलिए इसे प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में रखा गया है, बिकॉज इसका मेजर एप्लीकेशन इज दैट इट यूजेस इन दी थर्मोन्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। एंड जो ये एक्ट है इसके अंदर इसको प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस में रखा गया है, तो ये क्या करता है, विच परमिट्स द AMD फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ लिथियम इन अ वेरियस जियोलॉजिकल डोमेन ऑफ द कंट्री। जो रोकता है, जो रोक रहा है कि जो हर जगह जो लिथियम जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो रोक रहा है कि हर जगह से जियोलॉजिकल जो डोमेन्स हैं, ओके, हमारे जो कंट्री के जहाँ जहाँ लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, ओके, तो वहाँ पर ये क्या कर रहा है, रोक रहा है कि हर जगह ये एक्सप्लोरेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोन्यूक्लियर, ठीक है। एंड जो अभी जो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जो इंडिया बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लिथियम आयन जो बैटरीज है उसको प्रमोट कर रही है, इसलिए यहाँ पर इसके जो लिथियम आयन बैटरीज की जो रिक्वायरमेंट हमारे देश में बढ़ रही है, इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, उस डिमांड को भरपाई के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, लिथियम मंगा रहा है इंडिया, ओके, इसीलिए इम्पोर्ट कर रहा है। तो ये हमने पूरा लिथियम के बारे में देखा, ओके, और लिथियम जहाँ पर पाया गया उसके बारे में हमने देखा। उसका नेक्स्ट हमारी PIV है, वो किससे रिलेटेड, वो रिलेटेड है APMC से, ओके, यूनियन बजट 2021 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी से रिलेटेड है। सो जो हमारी यूनियन बजट जो 2021-2022 जो रिलीज हुआ है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने एक चीज अनाउंस किया, दैट जो APMC है, ओके, APMC को क्या बना, APMC को बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, किसके बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है, बेनिफिशियरी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके अंडर बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है। तो ये फंड एक्चुअली में है क्या, इसको भी डिस्कस करेंगे हम, ओके, उसके पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो एग्रीकल्चर को मार्क नहीं हो पा रहा है हम, ओके, जो एग्रीकल्चर जो बेनिफिशियरी जो फंड है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जो APMC है यहाँ पर उसको विल बिकम अ एलिजिबल बेनिफिशियरी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसको जो बेनिफिशियरी बनाया गया है किस तरीके से हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो 1 लाख करोड़ रुपीज़ है वो यूटिलाइज करने वाला है APMC, ओके, यूटिलाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि टू इनहेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर एट रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, मंडीज बोलते हैं, ओके। APMC एक्चुअली में है क्या, एक तरह का स्टेट कंट्रोल्ड मार्केट है, दैट आर सेट अप टू प्रोवाइड अ मार्केट लिंकेजेस टू फार्मर्स, ओके। सो यहाँ पर APMC इस तरीके से वर्क कर रहा है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाती है अंडर दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ओके, तो यहाँ पर वो 1 लाख करोड़ को यूज करने वाला है APMC, और वो क्या करेगा, वो फार्मर के लिए किस तरह से हेल्पफुल है ये बनाने वाला है। इट विल हेल्प द फार्मर्स, इट विल हेल्प द APMCs टू मेक द पोस्ट हार्बर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल हेल्प द फार्मर्स, ओके, that will help the farmer to enhance their income through the effective value chain, and उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेयर हाउस विद द फाइनेंसिंग फैसिलिटी, एंड इट विल हेल्प द फार्मर टू स्टोर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द सेल एट ऑप्टिमल प्राइसेस। तो इन सब जो 1 लाख करोड़ का जो फंड है, जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है अंडर दी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसको APMC यूज करने वाला है और ढेर सारी चीज़ों पे वर्क करेगा फार्मर्स के लिए, दैट जैसे कि पुअर पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेगा, दैट विल इनहेंस द फार्मर्स इनकम,
उसके बाद वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को टू स्टोर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, उसके साथ साथ जो पेरिसेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स हैं उसे लो टेम्परेचर की फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो जल्द से जल्द खराब ना हो। ओके, उनकी सेल्फ लाइफ सही रहे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल्ड स्टोरेज एट द मार्केट विल रिजल्ट इन द डायरेक्ट बेनिफिट टू द फार्मर्स ऑन द प्रीमियम फार्म प्रोड्यूस। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर एपीएमसी को बेनिफिशरी बनाया गया है AIF का। ओके, ताकि वो जो मनी है वो यूटिलाइज हो पाए अच्छी तरीके से और फार्मर्स को बेनिफिट हो पाए। ठीक है, उसके साथ साथ जो AIF की बात यहाँ पर जो की जा रही है, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है? एक तरह का मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट इन दी वायबल प्रोजेक्ट फॉर दी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए AIF को लाया गया है। ठीक है, और एक तरह का मीडियम लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग स्कीम है। और ये स्कीम का ड्यूरेशन क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2029 तक। और इस स्कीम के अंडर क्या है? अंडर द स्कीम ₹1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंट एज अ लोन विद अ इंटरेस्ट ऑफ 3% 3 per annum under the CGTMSC for loan up to ₹2 करोड़। ओके, सो ये स्कीम का अंडर दिस स्कीम है कि कितना लाख बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और कितने इंटरेस्ट के साथ। ओके, ये AIF का मेन स्कीम है इसके अंडर। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बेनिफिशरीज है कौन कौन यहाँ पर बेनिफिट होने वाले हैं। द बेनिफिशरीज इंक्लूड फार्मर्स, FPOs, ओके, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट लायबिलिटी, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, सेंट्रल और स्टेट लोकल बॉडी। ओके, उसके साथ साथ नाउ APMC मंडीज। उसके साथ साथ अब APMC मंडीज भी इसके अंदर आ चुकी हैं। तो APMC को भी इसके साथ एग्रीकल्चर AIF के साथ APMC को भी जोड़ दिया गया है। उसके पहले सिर्फ जो बेनिफिशरीज सिर्फ APMC को छोड़ के सारे बेनिफिशरीज थे, उसके बाद APMC को अब जोड़ दिया गया है। ठीक है, ताकि वो भी AIF फंड का यूज करके फार्मर्स को जो है उनके जो फार्मर्स को बेनिफिट दे पाए, इसलिए APMC को यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो PIB है वो रिलेटेड है और ओरोबेंसे क्या है? ओरोबेंसे एक तरह का पैरासाइट वीड है। ठीक है, पैरासाइट वीड है जो मस्टर्ड प्लांट है उसको क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर से एक तरह का वर्कशॉप चल रहा है फॉर दी टेक्नो मैनेजमेंट ऑफ दी ओरोबेंसे। ओके, तो यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट जो इससे अफेक्ट हो रही है ओरोबेंसे से, उसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, एक तरह का वर्कशॉप चल रहा है ऑन द टेक्नो मैनेजमेंट ऑप्शन टू कंट्रोल द ओरोबेंसे। तो ओरोबेंसे एक्चुअली में है क्या, इसको देख लेते हैं। ओरोबेंसे इज अ सीरियस हिडन पैरासिटिक वीड। तो ये पैरासिटिक वीड है जो मस्टर्ड प्लांट के बगल में या फिर ग्रो होता है। ठीक है, तो पैरासिटिक वीड है ये। और ये क्या करता है? उस जो प्लांट है उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है, उसकी यील्ड को अफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो यील्ड होता है उसको क्या करता है? बार बार अफेक्ट करता है। और इसका अभी तक देयर इज नो एब्सोल्यूट कंट्रोल मेजर डेवलप्ड सो फार। और इसका कोई अभी तक मेन कंट्रोल मेजर अभी तक पता नहीं चला है। और याद रखिए कि जो ओरोबेंसे है उसका दूसरा नाम ब्रूम रैप भी बोला जाता है। एंड इट इज अ जेनस ओवर 200 स्पीसीज ऑफ पैरासिटिक हर्बेसियस प्लांट। और ये किस फैमिली से है? ये फैमिली है ओरोबेंसाई। इस फैमिली सॉरी नेटिव कहाँ का है? मोस्टली नेटिव टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सो ये किस तरीके से जो बड़े प्लांट्स हैं उनको ये जो छोटा जो पैरासिटिक वीड है, ठीक है, जो हिडन पैरासिटिक वीड है जिसका नाम ब्रूम रेप है। ठीक है, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है? देखिए, जो ओरोबेंसे है जो पैरासिटिक वीड है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। दे हैव अ नो क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल नहीं है तो क्या है? ये क्या कर रही है? ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगी। दैट्स व्हाई दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। इसलिए मस्टर्ड जो प्लांट है वो उसकी जो यील्डिंग है उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या होते हैं? दूसरे प्लांट से क्या हो जाते हैं? दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? यहाँ पर यील्ड लॉस होता है दूसरे प्लांट्स का। ओके, यहाँ पर मस्टर्ड की बात की जा रही है इसलिए मैं मस्टर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, ब्रूम रैप सीड्स आर रिमेन डोरमेंट इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स
एंड उसके बाद ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे से जर्मिनेट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये प्लांट धीरे से जर्मिनेट होके जब स्प्राउट होता है, फिर ये जब बड़ा होता है, ठीक है, जर्मिनेट होकर जब ये बड़ा होता है तो क्या करता है, ये जो दूसरे प्लांट है उसको, जो नियर बाय इसका प्लांट है उसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद वो क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन, वाटर, सारी चीज क्या करता है, गेन करता है। ओके, तो इस तरीके से जो बगल वाला जो प्लांट होता है, जो उसके साथ जो अगल बगल के जो प्लांट होता है, ये क्या होता है, उससे अफेक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑरेबंशे का यहाँ पर वर्क किया जा रहा है कि किस तरीके से पैरासिटिक वीड को इस पे मैनेजमेंट किया जाए, इसलिए यहाँ पर इस बात पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा पीआईबी जो रिलेटेड था ऑरेबंशा से, जो पैरासिटिक वीड है, याद रखिएगा। और यहाँ पर किस तरीके से ये इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, इसलिए ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है न्यूट्रिशन के लिए, ये याद रखिएगा। और ये जो इसका जो ब्रूम रैप जो सीड्स हैं, ओके, जो ऑरेबंशा की जो सीड्स है, ये डोरमेंट रहते हैं, रिमेन डोरमेंट इन द सॉइल फॉर मैनी ईयर्स, ओके। एंड ये न्यूट्रिशन अगल बगल से लेते हैं, जो इनके बगल बगल जो प्लांट्स रहते हैं, और उनकी जो यील्ड की जो कैपेसिटी है वो सब क्या होती है, अफेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पीआईबी है वो है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो हमारी गवर्नमेंट देख रही है कि जो एक्सपोर्ट है हमारा जो कम हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है टू इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। तो हम पहले देख लेते हैं, कभी डाटा देख लेते हैं कि क्या हुआ है, कि कितना निगेटिव ग्रोथ चल रहा है हमारे देश में। तो अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ करंटली फाइनेंशियल अप्रैल टू नवंबर, सो अप्रैल से नवंबर तक देखें 2020 में, तो हमारा जो देश है वो जो एक्सपोर्ट में बात करें, इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट, तो सॉ नेगेटिव ग्रोथ। कितना का नेगेटिव ग्रोथ देखा गया, 13.45 का नेगेटिव ग्रोथ देखा गया है इंडिया ओवरऑल एक्सपोर्ट। अगर देखा जाए तो फर्स्ट 8 मंथ देखा जाए, अगर अप्रैल से नवंबर तक देखा जाए, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो घटा है, -13.45 है। लेकिन फिर नवंबर जब फिर सितंबर में देखा गया, ठीक है, जो सितंबर में देखा गया 2020 में, जो थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ दिखा हमारे एक्सपोर्ट में, इंडिया का एक्सपोर्ट में फिर ग्रोथ दिखा। ग्रोथ कितना दिखा, 3% का ग्रोथ दिखा। उसके बाद फिर दिसंबर में बात करते, दिसंबर में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा, शोइंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 0.14%। तो धीरे धीरे से थोड़ा सा क्या हो रहा है, पहले जो निगेटिव ग्रोथ था -13.45 अप्रैल से नवंबर तक 2020 में, उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है एक्सपोर्ट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट क्या लाई है, यहाँ पर ढेर सारी पॉलिसी इनिशिएट कर रही है, यहाँ पर पॉलिसी ला रही है किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को इंक्रीज करें। इसलिए ढेर सारी पॉलिसीज है यहाँ पर, जैसे कि पहला तो था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई थी 5 साल के लिए, 2015 से 20 तक, और 20 के बाद इसे चेंज करना था हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। लेकिन क्या हुआ, पैंडेमिक के कारण क्या हुआ, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1 ईयर के लिए। तो अभी ये चल रही है, कब तक, मार्च तक ये चलेगी, सॉरी 31 मार्च 2021 तक ये चलने वाली है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमारे सुधार की जाएगी, लेकिन अभी पैंडेमिक के कारण इसको मार्च तक अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे जिससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इंक्रीज हो। उसके बाद इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम ऑन प्री एंड द पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसको भी 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया मार्च तक के लिए। उसके बाद इसमें भी चेंजेस कुछ किए जाएंगे जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़े। एक हमारी जो यूनियन बजट है उसमें एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड द टैक्स ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ओके, इसको लॉन्च किया गया ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बढ़े। उसके साथ साथ और क्या वर्क किया हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन हैज लॉन्च टू फैसिलिटेट द ट्रेड, इंक्रीज द एफटीए। उसके बाद एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ सुधार लाए गए हैं टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। उसके साथ साथ प्रमोटिंग एंड डाइवर्सिफाइंग सर्विस एक्सपोर्ट बाय परस्यूटिंग स्पेसिफिक एक्शन प्लान। ओके, उसके बाद और प्रमोटिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा एक्सपोर्ट हब, जिसको हम अभी आगे चल कर डिस्कस भी करेंगे, जिसपे क्या कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसको एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट का ताकि हम एक्सपोर्ट सेक्टर को अपना इंक्रीज कर पाए। जो अभी ग्रोथ है, जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो कम है। अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ कम होगा तो क्या होगा, देखिए हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट को इंडिया से बचाने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट सेक्टर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए इंडिया ने आज एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट टू मेक अ डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ और क्या इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। सो क्या कर रही है, प्रमोटिंग द इंडिया ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट गोल हैज बीन एनहांस्ड।
उसके साथ साथ कुछ कुछ पैकेज अनाउंस किया गया है टू सपोर्ट दी MSMEs विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर शेयर इन द एक्सपोर्ट। सो ये सब चीज कुछ वर्क चल रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो PIB है वो किससे रिलेटेड, FDI से। FDI में देख लेते हैं हम, FDI के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कभी कभी पूछ लेते हैं कभी हमारे इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट FDI को प्रमोट कर रही है ना। और क्या कर रही है, ये ऐसी पॉलिसी ला रही है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो और इस तरह की पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। एंड और 100% FDI ओपन कर दी है कुछ सेक्टर्स में। सो फॉरेन जो कंपनीज है वो अब इन्वेस्ट कर सकती है हमारे इंडिया पे। और इसके लिए क्या कर रही है, कुछ सेक्टर्स है जहां पर 100% FDI ओपन कर रही है, ओपन फॉर 100% FDI अंडर दी ऑटोमेटिक रूट। ओके, ताकि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो। उसके बाद यहाँ पर हम अगर FDI पॉलिसी की बात करें, और FDI पॉलिसी रिफॉर्म कैरिड बाय द गवर्नमेंट हैज रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द FDI। और याद रखिए हमारी जो FDI है वो 2019-20 से अभी तक की हाईएस्ट FDI है। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा है अभी, हाईएस्ट एवर FDI इनफ्लो ऑफ 74.39 बिलियन डॉलर्स जो हैं यहाँ पर अभी कलेक्ट की गई है। FDI इनफ्लो हमारा देखा गया है, जो कि पिछले साल 2019-2020 से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा गया है इस साल। ओके, एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इसीलिए और FDI को प्रमोट कर रही है ताकि और हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट ओपन कर रही है ताकि जो बाहर की जो विदेश कंपनी है वो यहाँ पर पैसे लगाएं। उसके बाद अब नेक्स्ट जो PIB हमारी वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ये स्कीम क्यों ला रही है गवर्नमेंट। इसलिए ला रही है ताकि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर इंक्रीज हो। इट इज अ मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर। सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है क्या, सबसे पहले देखिए जो स्कीम है किसको द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, इंप्लीमेंटेड बाय दी DGFT डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स with the Department of Promotion of Industry and Industrial Trade as a major stakeholder। द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये स्कीम जो है लॉन्च की जा रही है। एंड उसके साथ एक स्टेक होल्डर है विद द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उसके साथ ये स्कीम लॉन्च की गई है। ये स्कीम का मेजर अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें क्या है, द ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट द ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इनटू द एक्सपोर्ट हब। ठीक है, जो हर हमारे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट है उसको कन्वर्ट करना है एज एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट। ओके, जो हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ ना कुछ मेजर प्रोडक्ट होगा विच हैविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कहाँ उसे विदेश में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट को क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है। ओके, एंड इसके साथ साथ ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, इसमें और क्या क्या देखा जाएगा, इसमें एड्रेस किया जाएगा कि क्या चीज़ है कि इसमें कुछ इश्यूज देखे जाएंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा लोकल एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चर को टू स्केल अप द मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ पोटेंशियल बायर आउटसाइड इंडिया ढूंढा जाएगा कि कौन है जो इन सब प्रोडक्ट्स को और भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा पोटेंशियल बायर ढूंढ जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा, एम ऑफ प्रमोटिंग एक्सपोर्टिंग promoting manufacturing and the promoting the products that made in the district। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है, तो इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड दी टेक एक्सपोर्ट प्रमोशन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वर्क कर रही है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड engaging with the UT and the state to implement this initiative। Okay, so Department of Commerce through the Director General of Foreign Trade इसके साथ वर्क करके क्या ये जो इनिशिएटिव है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरीके से वर्क करे, जो एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये वर्क कर रही है। और अभी तक देखा गया है कि अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ओके, अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 106 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है फ्रॉम दी 103 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 27 स्टेट। और जो 106 प्रोडक्ट उसमें से यहाँ पर एक का एग्जांपल दिया गया है, दैट इज राजस्थान। राजस्थान में क्या है, 2 प्रोडक्ट्स नेमली ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर में बनती है, देन दी मारखाना मार्बल्स जो कि नागौर में है,
दीज आर आइडेंटिफाइड अंडर द 106 प्रोडक्ट, 106 प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट है राजस्थान के। एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर कवर्ड अंडर द डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, और राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है इस इनिशिएटिव के अंदर। और जो स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और जो स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है राजस्थान के अंदर, ताकि ये जो हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इंक्रीज हो, जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर बन रही है उसको बाहर बेचा जा सके। ओके, और हमारी जो इंडिया में ट्रेड डेफिसिट की जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं वो कम हो। उसके बाद यहाँ पर जो DEPC है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी है, जो पूरे जो इंडिया इंटायर कंट्री है, जो कि पूरी इंटायर कंट्री में जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हर जगह खोला जाएगा। लेकिन अभी तक देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंडिया के DEPC खुल चुका है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी नहीं खुला है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस इनिशिएटिव को आप वहां पर डाल सकते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में आप इसको डाल सकते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर को किस तरह इंक्रीज करे तो गवर्नमेंट का एफर्ट है, वहां पर डाल सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट से किस तरह बचे तो वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, वहां पर इसको डाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप स्कीम पे इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आप इन सब एग्जाम्पल्स को डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट PIB है हमारी इंप्रूविंग इन द रैंकिंग स्टेट। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक जो रिलीज करती है उसी के लाइन पे यहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर इम्प्रूविंग इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट, यहाँ पर हमारी स्टेट को कुछ कुछ चीज़ों पे, ठीक है, 12 जो बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज में वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए हर ईयर एक इंडेक्स रिलीज करती है। ठीक है, वो इंडेक्स का नाम क्या है? स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान, जिसको दूसरे नाम से बोला जाता है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये इंडेक्स रिलीज करती है, और जो इंडेक्स है, ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये रैंक देती है स्टेट एंड यूटी को, ओके, अंडर द 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा ये रिलीज होती है। सो क्या की एरियाज है जिसको मेजर करके जो हमारी स्टेट एंड यूटी को रखा जाता है फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में? तो सो वो देख लेते हैं। कवरिंग द 12 बिजनेस एरियाज, दैट इज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन परमिट इनेबलर, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक इंस्पेक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक वर्क होना चाहिए, इंस्पेक्शन इनेबलर्स, पेइंग टैक्सेस, एनवायरमेंट रजिस्ट्रेशन इनेबलर्स, ऑब्टेनिंग यूटिलिटी परमिट्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट। सो ये सब चीजें हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए जो स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान जो इंडेक्स है उसको तैयार किया जाता है। एंड याद रखिए जो स्टेट एक्शन प्लान इंक्लूड द 187 रिफॉर्म पॉइंट्स एंड कवरिंग द 12 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज जो हमने डिस्कस किया। तो अब इस पे देख लेते हैं रैंकिंग। अगर हम देखें, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो वर्ड्स है यहाँ पर ये 10, 11, 12 एक्चुअली में ये नहीं है, एक्चुअली में ये 1, 2, 3, 4 है। सॉरी फॉर दी नंबरिंग सिस्टम। ये 1 नंबर पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड पे है तेलंगाना, चौथे पे मध्य प्रदेश, इस तरीके से पूरे 10 है। ओके, उसके बाद अगर वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो त्रिपुरा, सिक्किम एंड उड़ीसा वर अमंग दी वर्स्ट परफॉर्मर अंडर दी स्टेट रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019। अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बारे में देख लेते हैं एक्चुअली में है का। इट वाज लॉन्च्ड इन दी 2015 में लॉन्च किया गया था। और जो ब्रैप 2019 है वो कितने रिफॉर्म्स कंटेन किया है? लिस्ट ऑफ 18 रिफॉर्म्स एंड 187 रिफॉर्म एक्शन पॉइंट, और ये इंप्लीमेंट किया है टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द 19 स्टेट डिपार्टमेंट्स। इसके रिफॉर्म के हमने 12 बिजनेस एरियाज हमने देख लिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंकरेज अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टेट, and this would help in attracting the investment and increasing the ease of doing business in each state। तो ये था इनिशिएटिव इंप्रूविंग इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट PIB है वो रिलेटेड है मेक इन इंडिया से, मेक इन इंडिया 2.0। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था 2014 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, ये आप याद रखिएगा इसका ऑब्जेक्टिव। ओके, fostering innovations, building best in a class manufacturing infrastructure, make it easy to do business and enhancing skill development। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया 2.0।
जो कि लॉन्च होने वाला है। तो मेक इन इंडिया याद रखें इनिशिएटिव क्या किया है, 2014 में लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव्स हमने जो डिस्कस किया। अगर हम इनिशिएटिव की बात करें, द इनिशिएटिव इज फर्दर एम टू क्रिएटिंग अ कंडुसिव एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, okay, opening up a new sector for the foreign investment. So these are the main initiative under the Make in India under the Make in India. उसके बाद जब से ये लॉन्च हुआ है तब से हमने तब से एक तरह का सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखा गया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। एंड प्रेजेंटली 27 जो सेक्टर्स हमारे इंडिया के, वहाँ पर ये मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव फोकस कर रहा है। ओके, मेक इन इंडिया 2.0 जो फोकस कर रहा है, फोकसिंग ऑन द 27 सेक्टर मेक इन इंडिया 2.0। एंड ये किसके अंडर है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इस कोऑर्डिनेटिंग एक्शन प्लान फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 27 सेक्टर हैं, यहाँ पर ये जो 27 सेक्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, दूसरा सर्विस सेक्टर है, जो हम देखेंगे अभी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। और जो सर्विस सेक्टर है उसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो इस तरीके से हमारी जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव वो अभी 27 सेक्टर पे फोकस कर रही है और इनमें सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेस देखा जा रहा है। ओके, एंड उसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रिसेंटली गवर्नमेंट टेकिंग अ वेरियस स्टेप्स टू बूस्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। दिस इंक्लूड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, ease liquidity problem of NBFC and bank, trade policy, okay, measures to boost the domestic manufacturing, and the schemes of PLI, production linked incentive for various ministries, phased manufacturing program. So these are the initiatives took by the Indian government to boost the domestic investment in India. So ये सब चीज के बारे में बात चल रही है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं, अगर हम FDI की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इंडिया का जो अभी तक का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है, ठीक है, अगर 2019 से कंपेयर करें और ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभी तक हाईएस्ट FDI देखा गया है। इंडिया हैज रजिस्टर्ड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2019-20 एंड एज कंपेयर टू द 2014-2। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो देखा गया है। उसके साथ साथ अगर लास्ट 6 ईयर के फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो इंडिया हैज रिसीव्ड FDI इनफ्लो ऑफ वर्थ रुपीज 358.30 बिलियन डॉलर्स, विच इज अ 53% ऑफ द FDI रिपोर्टेड। लास्ट 20 साल में सबसे ज्यादा FDI अभी देखा गया, 53% देखा गया है FDI, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखा गया लास्ट 20 साल में, जो कि सबसे ज्यादा है। ओके, उसके साथ साथ इंडिया ने कुछ और भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे इंडिया ने स्टेप्स लिया टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जैसे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ओके, जैसे कि इंडिया जंप किया है, जैसे कि अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 को देखें तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया जंप टू 63rd प्लेस इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। इसलिए इंडिया यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म ला रहा है, बहुत सारे सुधार कर रहा है। और इसीलिए ही जो हमने अभी डिस्कस किया स्टेट एक्शन प्लान, वहां पर भी ये वर्क कर रहा है। हमने जो ऊपर अभी जो डिस्कस किया, ओके, इसीलिए यहाँ पर जो ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर स्टेट को भी रैंकिंग इसीलिए दी जा रही ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म सुधरे हमारा, ठीक है। और जो ईज ऑफ जो बिजनेस रिफॉर्म है, ठीक है, ये जो रिफॉर्म है, ये कुछ चीजों को देख के यहाँ पर जो इंडिया का जो रैंक डिसाइड की जाती है, दैट इज पेइंग टैक्सेस, स्टार्टिंग अ बिजनेस इन पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। यहाँ पर इंडिया को अगर रिफॉर्म करने की जरूरत है, देन इंडिया हैविंग अ गुड प्लेस इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। उसके बाद ये है कुछ 27 सेक्टर जो हमने डिस्कस किए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आपने बताया, जो 27 सेक्टर है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, तो जो ऊपर के जो सेक्टर्स वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है, जिसको इंडस्ट्रियल एंड द प्रमोशन ट्रेड वो करने वाला है कोऑर्डिनेट। उसके बाद आएगा सर्विस सेक्टर, ओके, उसके बाद आएगा सर्विस सेक्टर, जिसको तो दीज आर द टू थिंग्स जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड दोनों कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 27 सेक्टर हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट PIB है वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एपेटा से। एपेटा ने क्या किया, सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज किया है, द फर्स्ट ऑर्गेनाइज द फर्स्ट प्रोडक्ट कमेटी मीटिंग
फॉर फ्लोरिकल्चर सीड्स एंड सेरल मीटिंग। इसके लिए फर्स्ट प्रोडक्ट कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। एपडा क्या है? एपडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के अंडर देखते हुए इंडिया ने सबसे ज्यादा अभी तक ग्रोथ पाया है किस पे? सैरल्स सेक्टर पे, ठीक है। सैरल्स का अगर ग्रोथ इन द सैरल्स एक्सपोर्ट पे ग्रोथ देखा गया है डिस्पाइट हैविंग अ कोरोना के चलते भी यहाँ पर जो सैरल्स में जो एक्सपोर्ट है, यहाँ पर एक्सपोर्ट सेक्टर में, अगर सैरल्स के एक्सपोर्ट सेक्टर में बात करो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया है। उसके साथ साथ सैरल एक्सपोर्ट जो है ग्रू बाय 53% इन अप्रैल टू दिसंबर 2020 एज कंपेयर टू 1 ईयर अगो। ओके, अगर पिछले साल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सैरल जो एक्सपोर्ट सेक्टर है यहाँ पर 53% का इंक्रीजमेंट देखा गया है। उसके साथ साथ बासमती राइस की यहाँ पर बात चल रही है कि बासमती राइस एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर इस पे भी 5.31% का ग्रो देखा गया है। एंड वाइल द नॉन बासमती सेगमेंट विटनेस स्पाइक इन एक्सपोर्ट बाय 122.61%। यहाँ पर जो नॉन बासमती सेगमेंट है, ओके, जो नॉन बासमती राइस है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट देखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर वीट का एक्सपोर्ट देखा गया है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोरोना के चलते भी, अगर कोरोना हमारे पैंडेमिक जो चल रहा था तो साथ साथ यहाँ पर सैरल्स में भी सैरल एक्सपोर्ट में क्या इंक्रीज देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको साथ में देखते हुए हमारी जो एपटा गवर्नमेंट है उन्होंने फर्स्ट प्रोडक्ट कमेटी मीटिंग बुलाई। और उसके साथ साथ ये जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, ठीक है, राइस का जो इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको इंक्रीज में देखते हुए एपडा क्या कर रही है? एपडा ढेर सारे एक्शन प्लान प्रिपेयर कर रही है ताकि जो सैरल्स प्रोडक्ट है, फ्लोरिकल्चर एंड सीड्स है, इस सब में और भी ज्यादा क्या हो एक्सपोर्ट हो, और भी ज्यादा जो इन सब चीजों में जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़े। इसलिए यहाँ पर एपडा इस चीजों पे वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीआईबी है वो रिलेटेड है साइबर क्राइम से। तो साइबर क्राइम की यहाँ पर बात हो रही है तो हमारे जो इंडिया में देखा गया है कि जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट जैसे ही हम लोग यूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है, उसके साथ साथ क्राइम्स भी क्या है? बढ़ते जा रहे हैं। जो कि अभी जो एक लेटेस्ट अगर रिपोर्ट की बात करें जो एनसीआरबी द्वारा पब्लिश हुई है, इस पे इतने सारे जो क्राइम्स 21,796, 27,248, 44,546, ये सब इतने लास्ट 3 इयर्स में इतने सारे क्राइम्स रजिस्टर किए गए हैं। और ये जो मेन मोटो क्या है इन सब का, ये सब जो क्राइम्स का मेन मोटो क्या है? दैट इज पर्सनल रिवेंज, फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, inciting hate, spreading piracy and stealing information. These are the main motive behind this cyber crime and इतने सारे रिपोर्ट रजिस्टर किए गए हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पब्लिक एंड द पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर एंड द पुलिस, ओके, जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है जो 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, ठीक है। तो उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमारी जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, वो क्या कर सकती है? यहाँ पर डिफरेंट तरह का अपना एक प्रिवेंटिव या इन्वेस्टिगेशन या तो डिटेक्शन कर सकती है टू स्टॉप दिस साइबर क्राइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट अपना खुद एक साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए खुद एक मेजर यूज कर सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टेक एक्शन एज पर लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ अगेंस्ट द साइबर क्राइम्स ऑफेंडर्स। तो यहाँ पर स्टेट अलग से वर्क कर सकती है क्योंकि पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर जो कि एक स्टेट सब्जेक्ट है जो कि 7th शेड्यूल के अंदर आता है। तो यहाँ पर स्टेट खुद साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए यहाँ पर अलग तरह का प्रिवेंशन ले सकती है, डिटेक्शन ले सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ताकि साइबर क्राइम्स अब मतलब रोका जा सके। उसके साथ साथ ये तो स्टेट की बात हो गई कि स्टेट अलग से कर सकती है क्योंकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है, इसीलिए। लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो अवेयरनेस जरूरी है। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने ढेर सारी स्प्रेडिंग अवेयरनेस स्प्रेड किए अबाउट दिस साइबर क्राइम्स सच एज इशूइंग अलर्ट और एडवाइजरीज, ओके, एंड capacity building or training of law enforcement personnel, prosecutor, judicial officers, improving the cyber forensic facilities. Central government has launched the National Cyber Crime
रिपोर्टिंग पोर्टल, ठीक है, टू इनेबल द सिटीजन्स टू रिपोर्ट कंप्लेन टू ऑल टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड विथ स्पेशल फोकस ऑन क्राइम अगेंस्ट द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। उसके बाद गवर्नमेंट ने साइबर स्वच्छता केंद्र ऑपरेट किया, दैट इज बॉटनेट क्लीनिंग एंड द मैलवेयर एनालिसिस सेंटर। ये क्या करेगा, विच प्रोवाइड अ डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम एंड फ्री टूल फॉर क्लीनिंग द मैलिशियस कोड एज वेल एज टूल सच एज M-Kavach फॉर एड्रेसिंग द थ्रेट रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स। उसके साथ साथ इंडिया ने और क्या किया है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बनाई है, दैट कोऑर्डिनेट एंड इट काउंटर पार्ट द एजेंसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन साइबर, ओके, दैट ओरिजिनेट आउटसाइड द कंट्री। साइबर क्राइम्स हमारे इंडिया बस नहीं, बाहर भी होता है, तो बाहर से जो इंडिया में फोन कॉल्स आते हैं उन सबको काउंटर पार्ट करने के लिए, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज है, सो उन सबको काउंटर पार्ट करने के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैयार की गई है टू काउंटर पार्ट एजेंसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन साइबर इंसिडेंट ऑरिजिनेटिंग आउटसाइड द कंट्री। तो ये सब चीज़ था साइबर क्राइम से रिलेटेड। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि स्टेट एंड द पुलिस एंड द पब्लिक ऑर्डर जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी अपने साइबर क्राइम को रोकने के लिए अलग से स्टेप ले सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क किया है यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक डाटा है जो रिलीज होता है NCRB द्वारा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, और मेन मोटो क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी PIB है वो है कॉपर स्क्रैप से। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर स्क्रैप की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया 5% टू 5%। और ये जो रिड्यूस क्यों किया गया इम्पोर्ट ड्यूटी, टू बूस्ट द मेटल रिसाइकलिंग इन द कंट्री, इसलिए यहाँ पर कॉपर स्क्रैप को रिड्यूस कर दिया। स्क्रैप होता क्या है, जैसा कोई सामान अगर आप यूज करते हैं उसका जो मटेरियल बच जाता है, ठीक है, जो मटेरियल बच जाता है उसको कहते हैं स्क्रैप। लेकिन वो जो मटेरियल होता है वो वेस्ट नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें कुछ क्या होती है, क्योंकि जो स्क्रैप होता है उसमें हैज सम मॉनेटरी वैल्यू, दैट्स व्हाई वो वेस्ट से थोड़ा अलग होता है, ठीक है, इसलिए स्क्रैप उस टर्म को कहते हैं, ठीक है। आप होप आपको समझ में आया होगा कि स्क्रैप, मान लीजिए यहाँ पर कॉपर स्क्रैप की बात चल रही है, तो कॉपर का यूज करने के बाद जो मटेरियल बचा, ठीक है, जो मटेरियल बचा उसे वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि वेस्ट का मतलब वो चीज होता है जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता, लेकिन जिस चीज का मॉनेटरी वैल्यू हो दैट्स कॉल्ड स्क्रैप, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रैप पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की गई है, ओके, फॉर टू बूस्ट दी मेटल रिसाइकलिंग इन दी कंट्री। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल improves the resource efficiency and there is a no loss of the property and it is economically valuable and the energy efficient and the environment friendly, ओके। अब यहाँ पर हम जो देख लेते हैं किस तरीके से बेनिफिट करने वाला है। सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट में देखें, सो देखिए जो इस कॉपर स्क्रैप है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी कम लगा दी गई है, जो स्क्रैप जो उधर से आएगा तो उससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनीज में क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूव होगा, रिसाइकलिंग बेस्ड इनोवेशंस आएंगी, ओके, न्यू इंडस्ट्रीज विल बी क्रिएटेड, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। उसके बाद जो हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑन मिनरल्स सच एज कॉपर वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो कॉपर स्क्रैप पे इसलिए इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई है। उसके बाद सोशल बेनिफिट की बात करें तो देखिए हमारे इंडिया में इंडिया क्या एक मिनरल रिच एरिया है, तो बहुत जगह क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कॉपर के लिए क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, उससे क्या होता है वहाँ की लोकल कम्युनिटी अफेक्ट होती है, इसलिए यहाँ पर लोकल कम्युनिटी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी की कमी कर रहे हैं यहाँ पर कॉपर स्क्रैप के लिए। और ये है इसका सोशल बेनिफिट। इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है, एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज ऑफन रिजल्ट टू द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, रिड्यूस्ड एक्सट्रैक्शन प्रेशर ड्यू टू द अडॉप्टेशन ऑफ रिसाइकलिंग। अगर हम रिसाइकलिंग का यूज करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विद माइनिंग इसमें कमी होगी, रिड्यूस एक्सट्रैक्शन प्रेशर, ओके, एंड जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो भी नहीं होगा। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, नए इंडस्ट्री को लेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा। उसके साथ साथ जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनेगा और दो इंडस्ट्री के बीच कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो डिपेंडेंसी है वो भी कम होगी। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट दी कॉपर स्क्रैप। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया स्क्रैप क्या होता है, ठीक है, और वेस्ट से किस तरीके से अलग होता है, एंड किस तरीके से स्क्रैप का यूज करके उसको रिसाइकल करके फिर से हम यूज करेंगे, क्योंकि स्क्रैप का जब रिसाइकल करेंगे तो उसमें जो प्रॉपर्टी है, जैसे कॉपर का स्क्रैप लाएंगे तो उसका प्रॉपर्टी लॉस नहीं होगा, ठीक है,
एंड ये इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाएगा एंड इट इज ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली। ओके, तो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट पीआईबी वो रिलेटेड है ईपीपीओ से। तो क्या है ये? यहाँ पर ईपीपीओ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद डिजी लॉकर टू इनहेंस द ईज ऑफ लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स। उसके लिए यहाँ पर इनहेंस किया जा रहा है ईपीपीओ को। ईपीपीओ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर विद डिजी लॉकर। तो क्या कर रही है यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट? यहाँ पर जो ईपीपीओ है उसको क्या कर रही है? डिजी लॉकर के साथ जोड़ रही है, इंटीग्रेट कर रही है फॉर इनहेंसिंग द ईज ऑफ लिविंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर्स। ठीक है, तो ये सिस्टम करने क्या वाला है? ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम आप देखिए, जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन्स आती है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं जिनको पेंशन्स आती है, ठीक है, तो उनको पहले अलग से वर्क करना पड़ता था। ठीक है, उनको स्लिप के लिए बार बार जो पेंशन ऑफिस जाना पड़ता था। लेकिन अब उसको डिजी लॉकर के साथ इंटीग्रेट करके वो क्या कर सकते हैं? द सिस्टम विल इनेबल एनी पेंशनर्स टू ऑब्टेन अ कॉपी और अ प्रिंट आउट हिज पीपीओ। वो अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर वहां से ही डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम देयर डिजी लॉकर अकाउंट। उसके साथ साथ क्या होगा? दिस इनिशिएटिव विल क्रिएट अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ हिज पीपीओ, ठीक है, इन हिज डिजी लॉकर अकाउंट एट द सेम टाइम एंड एलिमिनेट द डिले इन द रीचिंग द पीपीओ टू न्यू पेंशनर्स। ओके, जो नए नए पेंशन जैसे जो रिटायर होते हैं उसके बाद उनको पेंशन आने में जो टाइमिंग लग जाता है वो भी टाइमिंग भी खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या चीज यहाँ पर हेल्पफुल है अगर ये ईपीपीओ को डिजी लॉकर से इंटीग्रेट करने के बाद? द पेंशनर विल नॉट फेस अ हार्डशिप इन देयर ओल्ड एज, ठीक है, इन केस देयर पेमेंट पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ठीक है, इज मिसप्लेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लेके जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर वो क्या हो जाता है? मिसप्लेस हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ जो ओल्ड एज वाले हैं जो 70 to 75 ईयर्स हैं, ये हमारे यूनियन बजट में भी बात की गई थी, उन्हें पेंशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप उनकी जो स्लिप आएगी उनमें अपने आप पेंशन कट जाए, उनके जो अपने आप जो पेंशन है, ठीक है, जो इनकम टैक्स है वो पहले से ही कट जाएगा, उन्हें अलग से पे नहीं करना पड़ेगा फॉर 75 ईयर्स के लिए। जो इनकम टैक्स फाइल करते थे जो पेंशनर्स जो ओल्ड एज वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी यूनियन बजट में बात की गई है कि जो ओल्ड एज वाले जितने भी हैं, ठीक है, तो उनको इनकम टैक्स जो फाइल करते थे शॉप जाके या फिर थ्रू कंप्यूटर, तो उनको वर्क नहीं करना पड़ेगा, उनके स्लिप से ही वो पैसा कट जाएगा। ये भी यूनियन बजट में बात की गई है। और वही चीज़ यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर हो चुके हैं जिनको पेंशन मिलता है, तो क्या करते थे? ऑफिस जाना पड़ता था, उनको बार बार फेस करना पड़ता था उनके ओल्ड एज में। इसीलिए यहाँ पर अब ईपीपीओ को कनेक्ट कर दिया डिजी लॉकर अकाउंट से। अब वो आराम से घर बैठे सारी चीज़ कर सकते हैं। दे कैन ऑब्टेन देयर पेंशनर, ठीक है, कॉपी। उसके बाद दे हैव क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ हिज पीपीओ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ईपीपीओ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, ये किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा? जनरेटेड बाय द पीएओ, पे एंड द अकाउंट ऑफिस, एंड ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बैंक एंड विल बी डन बाय दी। और जो पैसे की जो हेर फेर है, जो पैसा इधर से उधर जो ट्रांसफर होगा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ट्रांसमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बैंक एंड विल बी डन बाय दी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, ठीक है। तो ईपीपीओ किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा? जो रिसिप्ट होती है, ठीक है, ईपीपीओ वो किसके द्वारा जनरेट किया जाएगा? बाय द पीएओ, पे एंड द अकाउंट ऑफिस। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, कि इतना इस महीने इतना पेंशन आने वाला है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा करने वाला है? जो अकाउंट में जो पैसे जो जाने वाले हैं वो किसके द्वारा आने वाला है? बाय दी सीपीओ, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। बेसिक फीचर देख लेते हैं। मेकिंग द प्रोसेस पेपरलेस, ठीक है, तो पेपरलेस प्रोसेस बाय ट्रांसफरिंग एक्सेप्टिंग द इनक्रिप्टेड डाटा फ्रॉम वन अथॉरिटी टू अनदर अथॉरिटी बाय द इलेक्ट्रॉनिक मोड with the e-signature and digital signature, SMS and the email alert at every stage of pension processing to the retire, issue of EPO authenticated by the PO through the digital signature. Retire or pensioner can obtain their EPPO by downloading through the Bhavishya portal, or alternate can get the same in your DigiLocker. इसलिए यहाँ पर लाया गया। So these are the things about the EPPO. ओके, तो हमने सारी चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर ली इंपॉर्टेंट पीआईबीज जो 4 फरवरी की थी। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड if you want the daily PDF and the daily analysis of PIB, you can subscribe our channel to get the daily info of the daily updates. Okay, thank you for being our channel.